अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल 4.8 एक्विलिब्रियम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम और फिर लास्ट में स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, तो आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका कोई आर्टिकल इस बुक का मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्विलिब्रियम को। एक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था और वहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है तो ये बुक पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे तो बुक रेस्ट में रहेगी। इसकी वजह ये थी कि इस बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट करता है। दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और यहाँ पे जो नेट फोर्स बचती है वो ज़ीरो है, यानी रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स ज़ीरो है। तो इसलिए बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगी। ये हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से उस वीडियो में हमने सीखा था। फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ये मैं कहता हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये बॉल जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो अब आप इस पे फोर्सेस लगाते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को फिर कैंसिल आउट कर देंगी और बॉडी जैसे पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो अब भी इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस के अंदर, ये जो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के अंदर जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो ज़ीरो है। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक्विलिब्रियम में है, यानी अगर बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। देखें फोर्सेस तो यहाँ पे एक्ट कर रही हैं लेकिन नेट फोर्स जो है बॉडी पे वो ज़ीरो है। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि बॉडी एक्विलिब्रियम में है। अब इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि अगर बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट ना करे तो हम कहेंगे कि बॉडी एक्विलिब्रियम में है। कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो कंडीशंस हैं एक्विलिब्रियम की, जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के नेम से जानी जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि कोई एक वुडन ब्लॉक है, लेट्स से ये वुडन ब्लॉक है, आप इस पे F1 फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसके जो आप यहाँ पे एक्सर्ट करते हैं, और इस फोर्स को मैं कह देता हूँ कि ये F2 फोर्स है। अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल हों, यानी इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ये बॉडी मुझे बताएं कि किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आप फ़ौरन से कहेंगे कि सर ये बॉडी जो है ये मूव नहीं करेगी बल्कि ये बॉडी रेस्ट में रहेगी क्योंकि इस पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस पे जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो इक्वल, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, यानी F1 इज़ इक्वल टू F2। इसका मतलब ये है कि बॉडी पे फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इन फोर्सेस का सम करें, बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम करें, तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो एक्विलिब्रियम में है, यानी उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही। अब यहाँ से आपकी बुक की लाइन है, इसको रीड कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, कि अगर बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं उनका जो सम है, अगर बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे आपकी बुक में ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखी, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम वहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि F1 और F2 इक्वल है और माइनस साइन ये बता रहा है कि इनकी जो इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ F1 वेक्टर फॉर्म में F1, अब ये माइनस F2 है तो ये इधर इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस F2 बन जाएगा। प्लस F2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी राइट साइड पे फिर ज़ीरो हमारे पास बचेगा। तो F1 प्लस F2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम इस तरह से रीड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो दो फोर्सेस थी।
अगर यहाँ पे ज़्यादा फोर्सेस हों तो फिर भी उनका जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n नंबर ऑफ़ फोर्सेस का अगर सम ज़ीरो है तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। अब देख रहे हैं कि हमने इस सारे सम की जगह पे एक ये साइन लगा दिया, इसे बोलते हैं समेशन। तो इसका मतलब भी यही होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब कि जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो के इक्वल हो तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी, यानी उसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन है या वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग उसकी मोशन नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अब कि दो फोर्सेस अपवर्ड हैं और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, बॉडी की में कोई भी मोशन नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस और जो डाउनवर्ड फोर्स है वेट बॉडी का, इनका सम ज़ीरो है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो दोनों अपवर्ड फोर्सेस हैं ये वेट को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। अब ये तो थी अगर हम बात करें फोर्स के कंपोनेंट के बारे में, यानी जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको हम स्टेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। यानी बॉडी पे जब फोर्स जो है ये F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और जो F2 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो बॉडी जो है वो रेस्ट में कब होगी? अगर हम इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स ड्रा करें, यानी ये जो F2 फोर्स का ये जो कंपोनेंट है अभी हमने ड्रा किया, ये एक्स कंपोनेंट है F2 फोर्स का, और ये जो F2 फोर्स का y कंपोनेंट है बाय हेड टू टेल रूल। सिमिलरली इस फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा वो ये होगा F1 फोर्स का, और इसका जो y कंपोनेंट होगा हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वो ये होगा। तो अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो सेपरेटली जो सम है x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, के पहली फोर्स का x कंपोनेंट प्लस सेकंड फोर्स का x कंपोनेंट प्लस थर्ड प्लस सो ऑन, इन फोर्सेस के जितने भी x कंपोनेंट है उनका सम ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। सिमिलरली अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो जो y कंपोनेंट का सम है बॉडी के ऊपर तो वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो फिर हमारे पास जो इस केस में अगर आप देखें तो जो y कंपोनेंट का सम है वो इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है अगर हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है, यानी जो F1 फोर्स की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो, तो इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्सेस हैं इनके जो y कंपोनेंट का सम है वो भी ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। तो अगर फोर्सेस इस तरह से अप्लाई हो रही हों तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब यहाँ पे हमने बात की कि किस तरह से हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिख सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो, एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट sum of all the y component of all the forces acting on a body should be equal to ज़ीरो। तो ये जो समेशन अब प्लस ये जो प्लस साइन थे सारे, इसकी जगह हमने एक ही साइन यूज़ किया और अभी मैंने बताया था इसको समेशन बोलते हैं और इसका मतलब सम होता है। तो सम ऑफ ऑल द x कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड सम ऑफ ऑल द y कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, या ये जो पैराट्रूपर है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेता है तो इस पे जो एयर रेजिस्टेंस की फ़ोर्स लगती है अपवर्ड और इसका जो वेट है डाउनवर्ड, वो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं और इस पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ये ड्रैग फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस इस पे अपवर्ड फोर्स लगाती है और ये बॉडी का जो वेट है ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि पैराट्रूपर भी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करते हैं एक और सिनेरियो की, जिसमें अब ये दो फोर्सेस देख रहे हैं। इस केस में तो जो है वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी में किसी तरह का कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में जब हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दिया तो क्या बॉडी अब भी रेस्ट में रहेगी, जबकि हमने F1 फोर्स इस तरह से अप्लाई की है और F2 फोर्स जो है वो इस तरह से, दोनों फोर्सेस अब भी इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बॉडी अगर इस पॉइंट के अबाउट में कहता हूँ रोटेट कर सकती है, तो इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि बॉडी रोटेट करेगी और टर्न लेगी, और जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का उसको हमने टार्क का नेम दिया था। इसका मतलब ये है कि जो F1 फोर्स है उसकी वजह से बॉडी में क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारे पास F2 फोर्स है, इसकी वजह से भी बॉडी रोटेट करेगी और बॉडी में जो है वो टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टार्क प्रोड्यूस होने की वजह से अब बॉडी में जो टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाएगा और बॉडी जो है हम कह सकते हैं कि अब वो रेस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल हो भी, लेकिन फिर भी बॉडी जो है वो रोटेट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम थी वो अलोन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही कि जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हों तो बॉडी में किसी तरह का कोई मोशन नहीं है। तो अगर दोनों फोर्सेस यहाँ से हमने देखा कि बैलेंस भी हैं तो फिर भी टॉर्क यानी रोटेशनल मोशन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को जो है वो इसकी फर्स्ट इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम है वो इंश्योर नहीं करती कि बॉडी जो है वो एक्विलिब्रियम में हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है लेकिन बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में है। तो इसके लिए हमें एक और कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम की ज़रूरत है जिसे हम सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकंड कंडीशन अब ये देखें कि यहाँ पे जो बॉडी है वो कब उसमें कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, जब ये दोनों टार्क जो कि इन फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हुए ये इक्वल एंड अपोजिट हों, यानी दोनों टार्क एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लॉकवाइज टार्क है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, यानी अगर किसी बॉडी में इस तरह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है कि इस एंड पे जो है वो बॉडी इस तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रही है, यानी क्लॉकवाइज टार्क है जिसको मैं τ1 कह देता हूँ, और इस केस में इस साइड पे जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कि बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है, तो इसको हम क्या देते हैं, ये τ2 है। तो बॉडी एक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इस पे एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो और इसमें जो प्रोड्यूस होने वाला टार्क है उसका सम भी ज़ीरो हो, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज टार्क है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल हो तो भी बॉडी जो है वो एक्विलिब्रियम में हो गई। अब इस कंडीशन को जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को स्टेट भी कर देते हैं कि फॉर अ बॉडी टू बी इन रोटेशनल एक्विलिब्रियम, तो इसका जो सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। तो ये दो कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम हमने डिस्कस की। फर्स्ट थी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, और जो सेकंड कंडीशन है वो है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम की, यानी एक्विलिब्रियम की कितनी हालतें हैं। तो जो स्टेट्स 3 हैं स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेबल एक्विलिब्रियम को। तो इससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का होल वेट जो है वो अपेयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। स्टेबल इसकी 3 टाइप्स हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम है। तो सबसे जो पहली स्टेट है स्टेबल एक्विलिब्रियम, इसको डिस्कस करते हैं नंबर 1। इसको डिस्कस करने के लिए हम बुक की एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहाँ पे देखें, आप बुक को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इसको उठाते हैं और जैसे ही आप वापस छोड़ते हैं तो बुक जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आ जाएगी। तो जो हमारे पास स्टेबल एक्विलिब्रियम है उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी भी बॉडी का, स्टेबल एक्विलिब्रियम के अंदर वो लोएस्ट पोजीशन पे जो है वो लाई करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, व्हेन अ बॉडी इज़ इन स्टेबल एक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। अच्छा, अब यहाँ से हमने सीखा कि अगर हम बॉडी को स्लाइड टिल्ट करने के बाद वापस छोड़ें तो ये बॉडी जो है, यानी यहाँ से आपने बुक को थोड़ा सा उठाया वापस छोड़ा तो ये पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी स्टेबल एक्विलिब्रियम में है कि अगर बॉडी जो है वो स्लाइड टिल्ट के बाद, टिल्ट कहते हैं इसको, थोड़ा सा आपने उठाया ऊपर और फिर छोड़ दिया, स्लाइड टिल्ट के बाद दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाए तो बॉडी स्टेबल एक्विलिब्रियम में है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपको वुडन ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो अब ये ब्लॉक को आप थोड़ा सा टिल्ट करवाएं फिर छोड़ें तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। लेकिन आप अगर इसको ज़्यादा टिल्ट कर दें और छोड़ें तो ये फिर टॉपल ओवर कर जाएगा, यानी ये गिर जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक जो बॉडी है
वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सकती है, दोबारा हासिल कर सकती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, उसको कितना टिल्ट करें। तो इसके लिए आपने एक बात याद रखनी है, हम एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और जब तक वो आप बॉडी को टिल्ट करें, जब तक ये जो वर्टिकल लाइन है जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है, जब तक ये बॉडी की बेस में से पास करेगी, ये बेस इसकी जब तक ये बॉडी की बेस में से पास करेगी, बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से गेन कर सकती है। और अगर ये जो आपने इतना टिल्ट किया है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये अब आप देख रहे हैं कि इसकी बेस से पास नहीं कर रही है, ये आउट ऑफ द बेस है, तो अब अगर ये आउट ऑफ द बेस ये लाइन चली जाए तो बॉडी जो है वो टॉपल ओवर कर जाएगी, गिर जाएगी, फॉल कर जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करेगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो बस है उसको टेस्ट किया जा रहा है कि क्या इसको अगर इतना टिल्ट करें तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से गेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो आपने भी अक्सर देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो बेस होती है यानी नीचे वाला पोर्शन वो ज़्यादा बड़ा होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर जो व्हीकल हैं वो अगर किसी जगह पे ऐसे टिल्ट आ जाए उनमें, तो जो वर्टिकल लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास कर रही है वो बेस के अंदर ही रहे। अगर बेस छोटी होगी तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये आउट ऑफ द बेस चली जाएगी और गाड़ी जो है वो टॉपल ओवर कर जाएगी। अब इस बात को रीड भी कर लेते हैं जो कि आपकी बुक की लाइंस हैं। द बेस ऑफ अ व्हीकल इज़ मेड वाइड, वाइड मतलब चौड़ी, बड़ी बनाया जाता है उसको, सो दैट वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ द बेस ड्यूरिंग अ टर्न, कि जब बस कोई टर्न ले रही हो या व्हीकल टर्न ले रही हो तो थोड़ी सी टिल्ट होती है, तो टिल्ट होने के दौरान जो है उसकी जो वर्टिकल लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है वो बेस के अंदर ही रहे और बेस से बाहर ना जाए। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो स्टेबल एक्विलिब्रियम है। तो अब हम बात करते हैं अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। अब अगर हम बात करें अनस्टेबल एक्विलिब्रियम की तो इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं एक पेंसिल की। जैसा कि आपको पेंसिल नज़र आ रही है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट पे वो एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर इस पेंसिल को अगर आप यहाँ से छोड़ें, इसको रिलीज़ करें तो ये टॉपल ओवर कर जाएगी और फ़ौरन से जो है वो गिर जाएगी। अब इस जो अनस्टेबल एक्विलिब्रियम है इसमें आपने दो बातें याद रखनी है कि अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में जो है वो बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट के लिए आती है और उसके बाद जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। तो ऐसा एक्विलिब्रियम जिसमें जो बॉडी है वो स्लाइड टिल्ट के बाद अपनी प्रीवियस पोजीशन को रीगेन ना करे, या इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट देन द बॉडी इज़ सेड टू बी अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस बात को समझ लें आप कि अगर आप इसको रिलीज़ भी करें यहाँ से, जो बॉडी है वो टॉपल ओवर करेगी ये पेंसिल और फ़ौरन से जो है वो गिर जाएगी। अब इससे पहले जब ये अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो जैसे ही ये टॉपल ओवर करेगी और फॉल करेगी तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये फिर लोअर पोजीशन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बॉडी होगी वो स्टेबल एक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी। तो अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में आपने याद रखना है कि जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो हाईएस्ट पोजीशन पे लाई करता है। और जब बॉडी टॉपल ओवर करती है और टॉपल ओवर करने के बाद उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर पोजीशन पे मूव करता है और जिसकी वजह से जो है वो बॉडी प्रीवियस पोजीशन की तरफ नहीं जाती। तो अब इस बात को रीड भी कर लेते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज़ एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, के अनस्टेबल एक्विलिब्रियम के केस में कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे लाई करता है। एज द बॉडी टॉपल ओवर अबाउट इट्स बेस इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स टूवर्ड्स इट्स लोअर पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। लास्ट में बात करते हैं न्यूट्रल एक्विलिब्रियम की। ये एक्विलिब्रियम सबसे बेस्ट है। बेस्ट इस केस में फॉर एग्जांपल अब आप देखें कि ये आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को थोड़ा सा इस पर स्लाइटली फोर्स लगाते हैं तो ये बॉल जो है एक नई पोजीशन पे आ जाएगी और अपनी प्रीवियस पोजीशन को गेन नहीं करेगी।
तो ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें अगर हम बॉडी को स्लाइड टिल्ट करें या बॉडी को जो है वो थोड़ा सा पुश दें और उस पुश के बाद जो है वो बॉडी न्यू पोजीशन में जाए और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये मोर इम्पोर्टेंट बात है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता और बॉडी जिस भी स्टेट को गेन करती है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में ही होती है और उसी को भी हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या आपने बॉडी को डिस्टर्ब किया यहाँ से, उसके बाद इसने एक नई पोजीशन गेन की है और ये इसी पोजीशन में रही है, तो ऐसी पोजीशन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी जो बातें हमने कुछ की हैं उनको रीड कर लेते हैं बुक से। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच अ बॉडी मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट्स एंड द बॉडी रिमेन्स इन द न्यू स्टेट्स, के सारी स्टेट्स स्टेबल स्टेट्स हैं और बॉडी न्यू स्टेट में रहती है। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम हाइट इररिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन, के अगर हम इसकी जो प्रीवियस पोजीशन से न्यू पोजीशन में बॉडी को लेके आएंगे तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट वो चेंज नहीं होगी। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज बॉल, a sphere, roller, pencil lying horizontally, egg lying horizontally on a flat surface, ये सारी की सारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। एस लानत।